हम एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी ले चुके हैं। हमने समझा था किस तरीके की पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था थी, समाज किस तरीके का था, और इतने बड़े साम्राज्य को आपको मालूम है कि ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपेंशन था, हमने बात करी थी बिंदुसार की। और बिंदुसार से कहा जाता था कि दोनों पूरे पेनिनसुला के ऊपर, मतलब आप देखिए बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक, जिस आदमी के पास इतना बड़ा किंगडम है उस तरीके से संबोधित करा जाता था बिंदुसार को। उसके बाद अशोक आते हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से समझा था। और आखिरी राजा जो बृहद्रथ थे, जिनके बाद पुष्यमित्र सुंग जो हैं वो सुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाले हैं, उनकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो आज हम सेशन 9 में पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में। सबसे पहले मैप देख ले और एक बात समझ ले, जब इतना बड़ा साम्राज्य खत्म होने वाला है, मौर्य साम्राज्य का जब पतन होगा, तो सही मायने में आपको पता है कि इतना बड़ा साम्राज्य फिर नहीं बनने वाला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे टुकड़ों में बट गई थी। और बिल्कुल वैसे ही आप देखने वाले एंशिएंट हिस्ट्री में जब मौर्यन साम्राज्य के टुकड़े होंगे, क्योंकि इतना बड़ा मौर्यन साम्राज्य अब कोई नहीं समझने वाला, कोई नहीं संभालने वाला, क्योंकि अशोक जैसा बड़ा राजा अब आपको देखने नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर जैसा बड़ा राजा मुगलों को देखने नहीं मिलता है। ध्यान दे मैप पे, ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम यहां पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में हम देख रहे हैं। फिर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप जो अलेक्जेंडर ने जिन इलाकों को जीता था वहां पर इसने अपने गवर्नर्स को बिठा दिया था, और गवर्नर्स ही रूल करते थे यहां से। तो वो इंडो ग्रीक किंगडम कहलाएगा, जिसके अलग अलग एरियाज हुआ करते थे। तक्षशिला के आसपास के एरिया में आप देखेंगे सियालकोट का एरिया है, तक्षशिला, पेशावर, ये सारे जो एरियाज हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, इनके ऊपर ग्रीको इंडो ग्रीक किंगडम रहने वाला है। उसके साथ में आप देखें तो सातवाहनास भी पिक्चर में आएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे गजब की बात यह है कि जब डीस्टेबिलिटी आती है तो आप देखें मौर्यन साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा पेड़ था। जब वो पेड़ गिरता है तो स्थिति कैसी होती है आप समझ सकते हैं। पेड़ के ऊपर जो डिपेंडेंट क्रीचर्स थे वो भी उड़ जाने वाले। उससे बड़ा पेड़ नहीं है तो छोटे छोटे पेड़ जो है आसपास के, उनको इंपॉर्टेंस मिलने वाला है, क्योंकि बड़ा पेड़ जो है वो गिर चुका है। यहां पर मानचित्र में परिवर्तन यह आने वाला है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ छोटे छोटे किंगडम्स बनने वाले हैं। सातवाहना और सुंग जो है वो छोटे इलाकों में, मौर्यन साम्राज्य के छोटे इलाकों में राज करेंगे। इंडो ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, इंडो पार्थियंस के बारे में, सिंथियंस के बारे में, और कुशानास के बारे में भी हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। और आप देखेंगे किस तरीके से एक्सटर्नल या फिर बाहरी ताकतें भी आती है और अपना राज या फिर अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें अब सुंग डायनेस्टी की। तो मॉडर्न रूल के बारे में आप बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जैसे ही ये खत्म होने वाला है तो सुंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी जाएगी, और यहां ये मगध में रूल करने वाली, मगध के आसपास के इलाकों में ये रूल करने वाले। इसी समय पर सुंग के समय पर ही आप देखेंगे सातवाहनास और कनवास भी आने वाले हैं। ये ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और दक्कन के रीजन में ये रूल करने वाले हैं। तो इतना बड़ा जो मौर्यन साम्राज्य था वो टुकड़ों में बंटता है, और कनवास आ जाते हैं, सातवाहनास आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके सुंगास। यहां पर आप देख सकते हैं सीधे हाथ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किस तरीके की स्थिति थी। सुंग डायनेस्टी, सातवाहनास और इंडो ग्रीक्स हैं। और इंडो ग्रीक्स के अंदर ही मैंने आपको बताया था इंडो पार्थियंस होंगे, साकास या सिंथियंस होंगे, और कुशाना होने वाले हैं। तो स्पष्ट रूप से ये आपको हायरार्की या फिर ये पूरा जो एक टेबल है वो याद होना चाहिए। यहां से सवाल बन सकते हैं। क्रोनोलॉजी पर तो सवाल सीधे आ ही सकते हैं। फॉरेन पावर्स की जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, इंडो ग्रीक से बैक्ट्रियंस, साकास, पार्थियंस, कुशानास, इनमें बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं उनके बारे में भी हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पीरियड जो है इसमें सबसे मजेदार चीज ये भी हो रही है कि आप देखिए पहले मॉडर्न साम्राज्य है तो लगभग यूनिफॉर्मिटी है हर जगह, लेकिन अब जब मल्टीपल किंगडम्स होंगे और मल्टीपल किंग्स होंगे तो यहां पर कल्चरल इंटरचेंज या फिर इंटरमिंगलिंग होने वाली है। कल्चरल इनटेक होगा, आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट होने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में और सोसाइटी में भी चेंज होने वाले हैं, और अलग अलग जो डॉक्ट्रिन्स आने वाले हैं, अलग अलग जो तौर तरीके आने वाले हैं, उसमें डिबेट होता था कि किसका ज्यादा बेहतर तरीका है। डिवोशनल वर्शिप के ऊपर ध्यान दिया जाता है और इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जिसको आप आज के समय में मंदिर के तौर पे जाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज अब इन इंस्टीट्यूशंस में होंगी, और ये इंस्टीट्यूशंस आपकी डिवोशनल वर्शिप के लिए, इमेज वर्शिप के लिए बनाई जाती हैं। इस पीरियड में आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि कल्चर के साथ में स्कल्पचर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी डेवलपमेंट होने वाला है। नई नई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आएंगी। जैसे हम बात करेंगे जब कुशाना पीरियड की, तब मैं आपसे गांधारा स्टाइल, अमरावती और मथुरा स्टाइल के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये सारी जो स्टाइल्स हैं वो इसी समय पर डेवलप होने वाली हैं, और ये हमें साथ में ध्यान देते जाना है ताकि हमें याद रहे कि सवाल किस तरीके के बनते हैं और हमें किस तरीके से सवालों को अप्रोच करना है।
अब मैं इतनी सारी जानकारियां जो आपको पेश कर रहा हूं वो कहां से मुझे मिली? वो मुझे मिलती हैं पुराण से। पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि हाँ भाई, सुंग नाम का कोई राजा था या वंश हुआ करता था, सुंगास का, कनवास का या सातवाहनास का। धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति, जिसको आप मानव धर्म शास्त्र के नाम से जानते हैं, जो मनु के द्वारा लिखी गई थी, जो सेज या फिर आप कह सकते हैं जो ऋषि थे मनु, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये डिटेल्ड लॉ बुक है जिसके अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं, और आप देखेंगे भविष्य में अंबेडकर जब आएंगे तो मनुस्मृति को जला देंगे। तो मनुस्मृति के बारे में आप याद रखें, मनु के द्वारा लिखी गई थी मनुस्मृति, जिसको आप मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। गार्गी संहिता लिखी गई, उसके साथ में महाभाष्य लिखी गई पतंजलि के द्वारा, जिसमें पनिनी का जो अष्ट अध्याय था उसी की कमेंट्री थी। बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बुद्ध के जो पिछले जन्म में जो भी घटनाएं घटी थी उनको जातक स्टोरीज के फॉर्म में बताया जाता है। जो अर्ली बर्थ ऑफ बुद्धा है उनको, चाहे वो रुरु जातक हो या फिर छदंत जातक हो, ये सारी चर्चाएं हम पहले भी कर चुके हैं। दिव्य वंदना नाम की एक किताब है, महावस्तु नाम की किताब है, और मिलिंद पन हो, जिसमें मिलिंडर या फिर मिलिंद नाम का एक राजा रहता है जिसके सवाल जवाब होते हैं, और उसके सवालों का जवाब दिया जाता है नागसेन नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। जो किताब ये लिखी गई है मिलिंद पन हो, ये संस्कृत में आपको मिलिंद प्रश्न के तौर पे देखने मिलती है, मिलिंद प्रश्न के नाम से। उसके बाद मालविका अग्निमित्रा नाम की एक किताब आती है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अग्निमित्र और उनकी एक सर्वेंट के बीच की जो प्रेम कथा है वो लिखी गई है कालिदास के द्वारा। हर्ष चरिता लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, इससे हमें जानकारी मिलती है। और पेरिस्प्लस ऑफ द इथेरियन सी, ये एक एनोनिमस ग्रीक सेलर था जिसके द्वारा लिखी गई थी। पता नहीं है कि किसने लिखी है, लेकिन इससे इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में जो पैटर्न ऑफ ट्रेड था, व्यापार का जो एक पैटर्न था, उसके बारे में आपको पता चलता है। एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, पत्थर के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं आपको, जिसके बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। अशोक के जो एडिक्ट्स हैं उनसे भी जानकारी अच्छी खासी मिलती है, जिसको अलग अलग भाषाओं में, चाहे ब्राह्मी की बात करें, खरुष्टी की बात करें, तो आपको लिखा मिलने वाला है। गांधार के इलाके में, सेंट्रल इंडिया में, और भी अलग अलग जो पार्ट्स है इंडिया के, अलग अलग रीजन्स में आपको लिखे मिलते हैं ये एपिग्राफ्स, और जिनसे आपको भरपूर जानकारी मिलती है उस समय की, उस इतिहास की और वहां के राजाओं के बारे में। याद करें, हमने पिछले लेक्चर में रुद्र दमन ने जो संस्कृत पे इंस्क्रिप्शन लिखा है जूनागढ़ का, उसके बारे में भी चर्चा की थी, जिससे हमें अशोक के बारे में पता चलता है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस के को देख के हमें साउथ के जो राजा थे उनके बारे में पता चलता है। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां हमें इंस्क्रिप्शंस के द्वारा भी मिल जाती है। तो यहां तक बात हो गई इंस्क्रिप्शंस की और राजाओं की। अब हम एक एक करके डायनेस्टीज को समझने का कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले पुष्यमित्र सुंग आने वाले हैं। ये पहले तो कमांडर इन चीफ रहने वाले हैं मौर्यन साम्राज्य के, मौर्यन जो फौज है उसका। बाद में आप देखेंगे तो ये बृहद्रथ जो आखिरी मौर्यन राजा है उनकी गर्दन काटेंगे और खुद अपने आप को राजा बना लेंगे। ये बिल्कुल वही होने वाला है जैसे केजीएफ का रॉकी भाई है, बिल्कुल वैसे ही ये पुष्यमित्र सुंग करने वाले हैं। ये क्या करेंगे, मौर्यन साम्राज्य को खत्म करेंगे और अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही करा जैसे केजीएफ की पिक्चर में आपने देखा है, सेम सर्कमस्टेंसेस थे। अब कैपिटल क्या बनाएंगे ये, तो इनका कैपिटल रहने वाला है पाटलिपुत्र, और दूसरा कैपिटल जो है वो विदिशा रहने वाला है, जिसको कंट्रोल करते थे इनके पुत्र, जिनका नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र सुंग जो है ये कंट्री को डिफेंड करने वाले हैं, गंगेटिक वैली जो है इसको पूरा डिफेंड करने वाले हैं, अच्छे तरीके से अपने कंट्रोल में रखेंगे, और जो फॉरेन इन्वेशंस हो रहे थे उनके खिलाफ ये लड़ाई करने वाले हैं। पुष्यमित्र सुंग भरूच स्तूप को बनाएंगे। साथ में ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, कट्टर ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, और उनको बुद्धिज्म से कोई खासा परेशानी थी नहीं। ऐसा दिखाया जाता है कि बुद्धिस्ट जो स्तूपा वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसा बहुत सी किताबों में ऐसी आपको जानकारी मिलेगी कि स्तूप तोड़ते हैं इस तरीके की चीजें, तो वो भ्रामक जानकारी है। ब्राह्मणिज्म को ये फॉलो करते थे, लेकिन इनमें एक लेवल ऑफ टॉलरेंस भी था। ये 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूं कि घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा जाता है, फ्रीली दौड़ता है, जहां तक वो घोड़ा दौड़ेगा वहां तक का साम्राज्य उस अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का हो जाएगा। और अगर गलती से कोई उस घोड़े को रोक लेता है तो उसको लड़ाई करनी पड़ेगी सामने वाले राजा से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है अश्वमेध यज्ञ का, और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। साथ में ये वैष्णविज्म को प्रमोट करेंगे और संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। जो पहले प्राकृत या पाली लैंग्वेजेस प्रमोट करी जानी थी, अब वो सीन खत्म हो जाने वाला है। ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करने का काम पुष्यमित्र सुंग करते हैं, और उसके बाद आते हैं इनके पुत्र अग्निमित्र। कालिदास ने जो प्ले लिखा था, एक प्ले लिखा गया है मालविका अग्निमित्र, उसमें प्रेम कथा बताई है अग्निमित्र जो राजा थे और उनकी हैंडमेडन या फिर सर्वेंट कह सकते हैं मालविका की। यहां पर आप देखें, यही वो समय था जब डेमेट्रियस I बैक्ट्रिया के कोशिश करते हैं अपना किंगडम एक्सपैंड करने का ईस्टवर्ड, और इसको काउंटर करने का काम करा जाता है वसुमित्र के द्वारा, जो कि अग्निमित्र के बेटे हैं। तो पुष्यमित्र, उसके बाद अग्निमित्र, और उसके बाद आएंगे वसुमित्र। अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म करा जाता है और ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल करने का काम करा जाएगा
और इसके साथ में आप देखते हैं जो पतंजलि और मनु हैं, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण सेजेस थे इनको भी पैटर्नाइज करा जाता है, इनकी टीचिंग्स को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं सोसाइटी में शिफ्ट आ रहा है, जो पहले बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट आ रहा था अब वो वापस आके ब्राह्मणिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया। शुंग साम्राज्य की जरा सी हम बाउंड्रीज को टच करते हुए चलो तो इस तरीके से आप देखेंगे ये विदिशा, उज्जैन, ये तमाम जगहें जो थी, छोटा मोटा साम्राज्य। पहले आप अगर मौर्यन साम्राज्य का अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो वो इस तरीके से था। मौर्यन साम्राज्य पूरा यहां से पूरा फैला हुआ था, ये पूरा इलाका मौर्यन साम्राज्य का था। लेकिन शुंगों के आते ही आप देखेंगे कितना श्रिंक हो जाता है। जो मौर्यन साम्राज्य एक समय बहुत बड़ा था, अब ये छोटे से इलाकों में, गंगेटिक प्लेन में और सेंट्रल इंडिया के आसपास के इलाके में ही ये सिमट के रह जाता है। इसके साथ में इनकी भी आप देखते चले, हम सातवाहनास की भी चर्चा करने वाले हैं। सातवाहनास का जो एरिया रहा है, डेक्कन का एरिया रहा है, आंध्र का एरिया रहा है, और आंध्र के अलावा कुछ एरिया कर्नाटक का भी रहा है थोड़े से समय के लिए। बात करें हम शुंगास की और आगे बढ़े तो वसुमित्र जो है, इनके बाद 7 और शुंग राजा आते हैं, 7 और शुंग डायनेस्टी के राजा आते हैं। ये बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और जो नॉर्दर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, उसके ऊपर राज करने वाले हैं। आखिरी राजा जो थे शुंग डायनेस्टी के, उनका नाम था देवभूति। ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को इशू करने वाले हैं, मतलब सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो मॉडर्न सिस्टम से ही लिया जाएगा, मॉडर्न सिस्टम को ही फॉलो करा जाएगा। तो कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आप नहीं देखने वाले हैं, जो मॉडर्न सिस्टम था उसी को सीधा जो कहते उठा के रख लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ब्राह्मणिकल पैट्रोनाइजेशन होने वाली है, ब्राह्मण्स को बढ़ावा मिलने वाला है। पहले जो बुद्धा या फिर जैनिज्म को बढ़ावा मिल रहा था आसपास के इलाकों में, अब वो बंद हो जाने वाला है। हालांकि यहां पर एक बात स्पष्ट कर दी जाती है कि कोई भी नाराजगी, कोई भी दुश्मनी, कोई भी परेशानी बुद्धिज्म से इन लोगों को नहीं थी। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो अपनी एपोजी या फिर हाइट को भी अचीव करने वाली है, और रियलिस्टिक ह्यूमन डिपिक्शंस भी यहां से तैयार हो जाने वाले हैं मथुरा स्कूल में। मनु ने जो मानव धर्म शास्त्र या फिर मनुस्मृति लिखी थी, और कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रा है, ये भी इसी समय पर कंपोज करेंगे ऐसा माना जाता है। यवन राज के इंस्क्रिप्शन है, धनदेव के जो अयोध्या में इंस्क्रिप्शन है, यहां पर भी शुंग डायनेस्टी का मेंशन मिलता है। नाना घाट के इंस्क्रिप्शन है, नासिक के इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन है, और इरुगुड़ी के इंस्क्रिप्शन जो है, यहां पर भी आपको मिल जाती है जानकारी शुंगों के बारे में। जो अशोका ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की है वो भी आपको मिल जाएंगी। अशोका का जो इरुगुड़ी का इंस्क्रिप्शन है, इसी में फर्दर एडिशन करा गया था शुंग वंश के द्वारा, जिसकी वजह से आपको आज उनकी जानकारी मिलती है। यहां देखिए नासिक के केव्स इस तरीके से दिखते हैं, और यहां पर ये इंस्क्रिप्शन जो है, इससे आपको शुंग डायनेस्टी की जानकारी मिल पा रही है। ये पूरे इंस्क्रिप्शन इस तरीके से हैं, और इनकी जो नासिक केव है उसकी एंट्री इस तरीके से दिखती है। हमने याद करी मिशन सड़क में भी, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे आपको मालूम है कि हम मिशन सड़क नाम का एक इनिशिएटिव चलाते हैं। उस मिशन सड़क में हमने बाघ केव्स को कवर किया, जो कि एक बुद्धिस्ट साइट है, और उसका भी जो ओपनिंग था, जो सामने का मुहाना था, वो इसी तरीके से दिखा करता था। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। बात करें हम इसके बाद हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये एंट्री है हाथी गुम्फा की, और यहाँ पर इस तरीके के इंस्क्रिप्शन मिले जहां से आपको बुद्धिस्ट शुंगा डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बात आता है इरागुड़ी इंस्क्रिप्शंस। ये इरागुड़ी का इलाके में भी आपको इंस्क्रिप्शंस देखने मिलते हैं, और इन इंस्क्रिप्शन से भी आपको, जो अशोक ने ये इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, बाद में इसमें फर्दर एडिशन सुंगास के द्वारा कराया जाता है, और यहां से आपको जानकारी मिल जाती है सुंगास के बारे में। अब सुंगास के बाद एक और डायनेस्टी है जिनका नाम है सातवाहनास। सातवाहनास को आंध्रास के नाम से भी बुलाया जाता है, और ये पुराणों में आंध्रास के नाम से ही जाने गए हैं। सिमुका नाम के पर्सन रहते हैं फाउंडर सातवाहना डायनेस्टी के। वहां पुष्यमित्र शुंग थे, यहां पर सिमुका रहने वाले हैं। और सातवाहना जो है ये मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के इलाके में इनका पूरा राजपाट हुआ करता था। हालांकि कुछ समय के लिए इन लोगों ने कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी राज किया, जिसमें आप प्राइमरीली अगर कैपिटल की बात करते हैं तो आज के समय का जो पैटर्न है, या फिर प्रतिस्थाना करके जो उस समय हुआ करता था, महाराष्ट्र का इलाका गोदावरी रिवर के पास में, वो था पहला कैपिटल, और दूसरा कैपिटल था अमरावती। कहां से हमें जानकारी मिलती है सातवाहनास के बारे में? तो एथ्रिया ब्राह्मण एक किताब हो गई, पुराणास है, एपिक्स, बृहद कथा जो गुंदाई ने लिखी है, या फिर कामसूत्र जो बादशाह ने लिखी है, इन सबसे हमें सातवाहनास के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहनास की जो ग्रेव हुआ करती थी, जब उनको सातवाहना राजा जब मरते थे तो उनकी जो ग्रेव बनाई जाती थी, जो उनकी समाधि जैसी बनाई जाती थी, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, और इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि जो सातवाहना है ये मेगालिथ पीपल है, या फिर बड़े स्टोन की जो प्रैक्टिस चालू हुई थी चैल्कोलिथिक एज में, उन्हीं को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। याद करिए हमने चैल्कोलिथिक डिस्कशन किया था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तब मैंने आपसे कहा था कि साउथ इंडिया में मेगालिथिक पीपल रहते थे। मतलब आप देखें, अगर एक ह्यूमन बॉडी है, इस तरीके से उसको दफनाया जा रहा है, तो उसके
आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाएंगे और एक छोटी सी ओपनिंग उस पत्थर में बनाई जाती थी, जिसमें फ्यूचर में भी बरियल होंगे। फैमिली बरियल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। एक बरियल प्लेस में मल्टीपल लोगों को टाइम के साथ बरी करा जाता था। सातवाहन एम्पायर ने भी बकायदा केव्स बनाए हैं। बुद्धिज्म को इन्होंने पेट्रोनाइज इन्होंने भी किया है। केव्स वगैरह बनाने का काम ये भी करते हैं। ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे या फिर ये ब्राह्मण्स थे, पर उसके बावजूद भी सातवाहन डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट राजा है जिनका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनको एक ब्राह्मणा के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राह्मण है और ये काफी ज्यादा चीजें अचीव करते हैं, या फिर सबसे सक्सेसफुल राजा अगर कहें सातवाहन डायनेस्टी के तो वो आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी है। नासिक इंस्क्रिप्शन बनाया जाता है जिसमें जो बनवाया जाता है गौतमीपुत्र बालाश्री के द्वारा, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की मदर है। और इस इंस्क्रिप्शन में उनकी सारी अचीवमेंट्स थी, जैसे कि पता चलता है आपको साकास को, ग्रीक्स को, पार्थियंस और नहपान जो कि वेस्टर्न सत्रप का राजा था उसको हराया गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा। 150 कॉमन एरा में रुद्रदामन गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो सक्सेसर्स हैं उनकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और उनकी कमजोरी का फायदा उठा के उनका जो साम्राज्य है उसका कुछ हिस्सा ले लेने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा के एंड में एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं सातवाहन डायनेस्टी के, यज्ञसुत अलकर्णी के नाम से। ये जब तख्त पे बैठेंगे तो ये अपने जो भी इलाके थे रुद्रदामन ने ले लिए थे उन सबको वापस ले लेते हैं। गुजरात, मालवा और आंध्रा के इलाकों को ये वापस कॉन्कर कर लेते हैं। लेकिन अलग करने के बाद कोई भी सातवाहना का इतना पावरफुल लीडर नहीं था जो वापस अपने किंगडम को सस्टेन कर पाए। और आप देखने वाले हैं सतकर्णी खत्म हो जाएंगे और उनको रिप्लेस कर लिया जाएगा वक्टकास के द्वारा, जो भी ब्राह्मण्स थे। और ये पूरा जो इलाका है वो वक्टकास के हाथ में चला जाता है, क्योंकि सतकर्णी जो राजा थे वो कमजोर हो गए थे समय के साथ में। एक पिक्चर भी बनी है गौतमीपुत्र सतकर्णी के ऊपर, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिसमें गौतमी का जो रोल प्ले किया है वो प्ले किया गया हेमा मालिनी के द्वारा, और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो तेलुगु स्टार जो है एनबीके उन्होंने प्ले किया है। अब बात करें हम पॉलिटिकल सेटअप और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में। सबसे पहले तो देखें इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं। अब जो राजा है ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक राजा होगा, राजा के साथ में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। वो कौन लोग होने वाले हैं? एक तो आपको मालूम है अमात्याज होंगे, फिर महामात्याज होंगे और महासेनापति होंगे। ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हुआ करते थे। बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। राजा का काम था कि उसको धर्म को अपहोल्ड करके रखना है, धर्म के अनुसार चलना है। और राजा का धर्म हिंदू मुसलमान इस तरीके की चीजें नहीं होती थी जो आज हमारा धर्म का हम इंग्लिश तर्जुमा रिलीजन मानते हैं। वहां पर धर्म का मतलब होता था राइटियसनेस, मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर की बात करी जाती थी। वो एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी राजा से। यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि फ्यूडल ट्रेड था एडमिनिस्ट्रेशन का। कहने का मतलब यह है कि जमीनें दी जाती हैं और जमीनें देने की वजह से वो सारा सिस्टम चला करता था। तो यहां पर पहले जो कैश फ्लो हुआ करता है या कैश में पैसे दे रहे हैं वो तरीके से नहीं, ऑफिसर्स जो होंगे उनके पास एक सेट ऑफ लैंड होगा, उसके सेट ऑफ फाइटर्स या सोल्जर्स या मर्सनरीज होने वाले हैं, और जब राजा को जरूरत है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम था जैसे आप यूरोप में देखते हैं, उसी तरीके का ये फ्यूडल सिस्टम यहां पर भी आपको देखने मिलेगा, फ्यूडलिज्म देखने मिलेगा। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स के लिए जो ब्रह्मदेह नाम से या देवदेह नाम से आप जानते हैं जमीनें दी जाती थी, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ब्राह्मण जो है वो टैक्स फ्री लैंड का आनंद उठाते थे। अमात्यास और महामात्यास की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे सातवाहना रूल के टाइम पे, और इनको आराज भी कहा जाता था। गौलमिका जो है ये एडमिनिस्टर करते थे रूरल एरियाज को, और कटकास और स्कंदवराज जो है ये मिलिट्री कैंप्स को देखा करते थे। सातवाहनास के राज के समय जो राजा हैं उनको धर्म का ध्यान देना होता था, मॉरल और एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, और साथ में धर्मशास्त्र में जो आइडियल्स या फिर जो रास्ते बताए गए थे, जो स्टेप्स बताए गए थे, जो आदर्श बताए गए थे, वो सिर्फ राजा के लिए नहीं थे, वो अप्लाई होते थे लोगों के ऊपर भी। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट आता है वो धर्मशास्त्र में भी दिया गया है। तो पहले भी इस तरीके का कुछ बाइंडिंग्स थी लोगों के ऊपर कि आपको देश के लिए क्या करना है। वो वाला कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी का है वो धर्मशास्त्र में आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है, जो सातवाहनास के टाइम पे हुआ करता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो सातवाहनास क्या करेंगे, ये आर्किटेक्चर को डेवलप करेंगे हिल्स में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट में, जहां पर ये केव्स बनाने वाले हैं। अजंता, नासिक, काले, बजा, कोंडेन और कन्हेरी, इन सारी जगहों पर केव्स बनाने वाले हैं, जिसमें चैत्य और विहार बनाएंगे। चैत्य जो कि बुद्धिस्ट केव टेंपल्स होते हैं, मतलब वहां पर वो मेडिटेट करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, और विहार जहां पर बुद्धिस्ट रेस्ट हाउस होंगे, वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहने वाले हैं। काल्य चैत्य बनाया गया जो कि लार्जेस्ट केव टेंपल है, और इसकी ही मैंने आपको फोटो दिखाई थी। यहां पर आप ऊपर फिर से देखेंगे तो ये काल्य का ही केव टेंपल है,
ये देखिए, ये काल लेखा केव टेम्पल इस तरीके से, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट केव टेम्पल बनाया गया था सातवाहनास के समय पर। इसके साथ में आप देखें तो नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो है ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड एंड आर्ट के सातवाहना के टाइम पे, और स्तूप भी कंस्ट्रक्ट करे गए थे। सांची के स्तूप का जो तोरण वगैरह है जो पत्थर का बनाया गया है वो सातवाहना के टाइम पर बनाया गया था, और इसके साथ में व्हाइट मार्बल का यूज भी इन्हीं के समय पर सबसे पहले हुआ था। अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग भी डेवलप होती है इसी समय पे, जिसमें ब्यूटीफुल कलर्स, ड्राइंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का किस तरीके से आपको करना है, स्पिरिचुअलिटी एक्सप्रेस करने के लिए जो डेवलपमेंट होता है पेंटिंग में, वो भी इसी समय पर सातवाहनास के समय पर हो रहा था। बुद्धा की पूरी लाइफ को सप्तशती में डिपिक्ट करने का काम भी इसी समय पर हुआ था, और गाथा सतसाई लिखी गई थी हला के द्वारा, जो कि एक बहुत ही माने हुए स्कॉलर थे, और ये लिखी गई थी पूरी प्राकृत में, जो कि अपने आप में एक एक्सीलेंट वर्क है, एक स्कॉलरली वर्क है, गाथा सतसाई। तो आपको ये भी याद रखना है, गाथा सतसाई एक इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगर हम गाथा सतसाई की बात करें तो वो महिलाओं के बारे में और उनके जीवन वगैरह के बारे में है, शादीशुदा महिलाओं के बारे में और लड़कियों के बारे में भी इस तरीके की किताब लिखी गई थी। यहाँ पर आप देखें अजंता के केव्स जो है वो इस तरीके से बनाए गए थे, और अजंता के केव्स को बनाने में भी सातवाहना का बड़ा हाथ था। उसके बाद हमने कन्हेरी काल भी जानकारी ले ली। इसके अलावा जो पेंटिंग है अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग, वहां पर भी आप देखें किस तरीके से इमोशंस को डिपिक्ट किया गया है, अलग अलग कलर्स से एक्सप्रेशन, इमोशन, सेंटिमेंट्स को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये भी सातवाहनास के टाइम पे हुए थे, और इसके बाद में फ्यूचर में वक्तकाज आ जाते हैं। जरा इकोनॉमी के बारे में समझे कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी सातवाहनास के टाइम पे। सबसे पहले तो आप देखें कि गोल्ड के कॉइन्स नहीं थे, बुलियंस थे। मतलब अगर आप देखें तो सोने की डिबरियां हुआ करती थी। अब बुलियंस मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ईंटों को भी बुलियंस कहते हैं, या फिर एक प्रॉपर शेप ना हो, बस रेक्टेंगुलर सा अगर सोने का कुछ होगा तो उसको भी आप बुलियन ही कहेंगे। ये यूज करा जाता था गोल्ड कॉइन की जगह। साथ में ये लीड और पोटिन के भी कॉइन्स को इशू करा करते थे। अब पोटिन क्या है? ये सिल्वर जैसा अलॉय है जो कि सिक्के बनाने के काम आता है। इसमें कॉपर, टिन और लेड मिक्स करा जाएगा, और कॉपर के भी सिक्के बनाए जाते थे। रोमन एम्पायर के साथ भव्य रूप से इनका व्यापार होता था, और प्रतिस्थाना और टकारा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे। कॉइन्स ये इशू करने वाले हैं जिसमें रूलर का पोर्ट्रेट होने वाला है। तो ये पहले ऐसे नेटिव रूलर्स थे। नेटिव ये याद रखना है, नेटिव याद रखना है। नेटिव इसीलिए याद रखना है क्योंकि अगर हम फॉरेन रूलर्स की बात करेंगे तो वहां पर भी बात आने वाली है, लेकिन पहले नेटिव रूलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सातवाहनास को श्रेय जाता है, जिसमें रूलर का पोर्ट्रेट भी बना होता था सिक्के के ऊपर। चावल की खेती में या धान की खेती में आप जानते हैं ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो वो ट्रांसप्लांटेशन भी करा जाता है, और कॉटन प्रोडक्शन और आयरन ओर का एक्सप्लॉयटेशन ये भी करा जाता है इनके समय पर, करीमनगर और वारंगल में जो खदानें थी वहां से। तो ये सारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि आपको लोहा वगैरह निकालना है, लोहे के हथियार बनाने हैं, लोहे के टूल्स वगैरह बनाने हैं, कॉटन प्रोडक्शन है, या फिर पैडी का ट्रांसप्लांटेशन, ये सामान्य चीजें थी सातवाहना डायनेस्टी के समय, सातवाहना रूल के समय। सोसाइटी और रिलीजन के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको नाम से समझ में आना चाहिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी मैट्रिलिनियर सोसाइटी है। यहाँ पर माता का नाम लिखा जाएगा, और हर राजा अपनी माँ का नाम लिखता था अपने नाम के साथ में जोड़ के। इसके एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी देख लीजिए, वशिष्ठी पुत्र पोलमैया देख लीजिए, या फिर यज्ञश्री सतकर्णी देख लीजिए। इसके साथ में महायान का जो बुद्धिज्म है ये भी इसी समय पर प्रेवेल कर रहा था। महायान बुद्धिज्म के बारे में, जरा बुद्धिज्म के बारे में हम थोड़ा सा ब्रशअप करें तो बुद्धिज्म में आपको मालूम है कि महायान और हीनयान में ये बट गया था, याद है आपको। और यहां पर महायान जो है इसको बिगर व्हीकल कहा जाता था, इसको डिफेक्टेड या स्मॉलर व्हीकल कहा जाता था। तो महायान बुद्धिज्म जिसमें बुद्ध को स्पिरिट मूर्ति के फॉर्म में पूजा करते थे और बोधिसत्व को भी पूजा करते थे। हीनयान में क्या होगा? बुद्धा के सिंबल्स को पूजा जाएगा और इनको एक जानकार आदमी या फिर एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी माना जाता था, भगवान नहीं माना जाता था। लेकिन महायान में बुद्धा को भगवान माने जाने लगा, और महायान बुद्धिज्म के साथ कृष्णा और वसुदेव की पूजा भी होती थी सातवाहना के समय पर। इसके साथ में आप देखें तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म जो है ये दोनों बढ़ रहे हैं साथ में। हालांकि आपको मालूम है कि ब्राह्मणिज्म जो है वो इसीलिए बढ़ने वाला है क्योंकि किंग जो है वो प्रोटेनाइज करेंगे, चाहे सुंगास की बात करें चाहे सातवाहनास की, तो दोनों के समय पर आप देखेंगे ब्राह्मणिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। बुद्धिज्म को टॉलरेट करा जाएगा, बुद्धिज्म के साथ किसी की दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन बुद्धिज्म को कहीं भी पैटर्नाइजेशन नहीं मिलने वाला उस तरीके का, तो बिल्कुल नहीं जिस तरीके का अशोक ने दिया था, जिस तरीके का धम्मा के मिशन अलग अलग जगह पर भेजे गए थे, चाहे चाइना की बात करें या फिर आप जावा की बात कर लें या फिर आप श्रीलंका या सिलन की बात कर लें। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो सातवाहनास के समय आपको जो इंस्क्रिप्शन मिलेंगे वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो सातवाहनास की थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, और प्राकृत ही बाद में
चेंज होती है और ये मराठी लैंग्वेज बन जाती है। इसी के साथ में मोदी लैंग्वेज होती है, वो भी कहीं ना कहीं प्राकृत स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट मराठी का भी होता है, क्योंकि उसी एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में, डेक्कन के एरिया में अच्छा खासा इनका वर्चस्व था। आप देखें सतवाहना रूलर्स के समय पर ही एक स्कॉलर थे जिनका नाम हला है, या फिर हल कह सकते हैं आप उनको, और उन्होंने गाथा सतसाई या फिर गाथा सप्तसती लिखी थी। तो ये सारे जो कॉम्पोजिशंस वगैरह है, लिटरेचर में भी अच्छे खासे स्कॉलर्स इनके कोर्ट में हुआ करते थे। अब हमने सातवाहनास और सुंगास की बात कर ली, चर्चा हम बढ़ाते हैं आगे, और हम बात करने वाले हैं इंडो ग्रीक्स की, जो कि 200 बिफोर कॉमन एरा से 100 कॉमन एरा तक रहने वाले हैं। इंडो ग्रीक्स जो है ये इंडिया में सेटल होंगे और लोकलाइज हो जाने वाले हैं। समय के साथ में ये जैसा देश वैसा भेष वाली व्यवस्था में आ जाएंगे। इंडो ग्रीक्स की 3 ब्रांचेस थी, बैक्ट्रिया या फिर नॉर्थ अफगानिस्तान, तक्षशिला या फिर तक्षशिला, और सकल या सियालकोट। सियालकोट आज भी बहुत पॉपुलर है, जो कि स्पोर्ट्स के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो फुटबॉल या फिर और भी चीजें बनाते हैं, वो सारी सियालकोट में ही बनती है, वहां से एक्सपोर्ट होती है। तो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सियालकोट जो पाकिस्तान में है, वो आज भी काफी पॉपुलर है। तक्षशिला ब्रांच की बात करें तो हेलोडोरस, ये विदिशा के जो राजा हैं उनके कोर्ट में पहुंचेंगे और वहां पर जाके ये फिर रहेंगे, और हेलोडोरस वहां पर एक स्टोन पिलर बनाएंगे जो कि हटके होने वाला है, जो कि ग्रीक स्टाइल में होने वाला है। अशोकन पिलर के बारे में हम जानते हैं कि ये इरेक्ट होने वाला है, कोई ऊंचे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता था, नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाला है। अंदर जाके ये थोड़ा सा टेपर हो जाएगा और ऊपर इसके एक लोटस होगा, कैपिटल होगा, अबैकस होगा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और सबसे ऊपर एनिमल होगा, चाहे वो बुल हो चाहे वो शेर हो, इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स हुआ करते थे। लेकिन हेलोडोरस जब जाएंगे तो वो ग्रीक स्टाइल में एक पिलर बनाएंगे, जो कि वसुदेव जो हिंदुइज्म के गॉड हैं उनको डेडिकेट कर दिया जाएगा। उसके साथ में डिमिट्रियस और मिनेंडर या फिर मिलिंद की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट रूलर्स हैं इंडो ग्रीक्स के। ये सकल या सियालकोट ब्रांच ऑफ इंडो ग्रीक्स से संबंध रखते थे, से ताल्लुक रखते थे। और मिनेंडर या फिर जो मिलिंद हैं 165 बीसी से 145 बीसी तक रहने वाले हैं। ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेंगे, और नागसेन जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जब उनके सानिध्य में आते हैं और जब ये सवाल पूछते हैं और इनके जवाब दिए जाते हैं, उसके बाद ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिलिंद पन्हो नाम की किताब आपको संस्कृत में देखने मिलेगी, और ये जो किताब है ये आपको हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाती है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको इतिहास की मिल जाती है, उस समय की व्यवस्थाओं की मिल जाती है। यहां पर आप देखें इंडो ग्रीक इलाका कौन सा हुआ करता था। ये पूरा इलाका जो था, चाहे तक्षशिला की बात कर ले, सियालकोट की बात कर ले, ये सारे, और अफगानिस्तान की, ये तीनों ब्रांचेस इंडो ग्रीक्स की यहीं पर थी। आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएं तो इंडो ग्रीक्स ही पहले ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था, जिसमें एक तरफ राजा की इमेज होगी, दूसरी तरफ भगवान की इमेज होगी। पर्दों का जो उपयोग है, जिसको यावन कहते हैं, वो भी यूज हमें ग्रीक्स ने ही सिखाया। भारतीयों को पर्दों का उपयोग कराना ग्रीक्स ने सिखाया, यमन लोगों ने कराया है। साथ में होरोस्कोप जो शब्द है, आज हम कुंडली वगैरह देखते हैं, शादी वगैरह होती है तो उसमें कुंडली देखने का काम होता है, कुंडली मिलाने का काम होता है। तो होरोस्कोप जो शब्द आता है, ये होरस अस्त्र से डिराइव करा गया है। साथ में गवर्नरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जाता है। मेटलर्जी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्टोन कटिंग और परफ्यूम मेकिंग के जो चीजें हैं, ये भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स इंडो ग्रीक्स ही लेकर आते हैं। ये एडवांसमेंट भी वहीं से हमें मिलती है। तो जो शुरू में मैं आपसे कह रहा था कि इन्फ्लुएंस जो आता है कल्चरल लेवल पे, जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, और भी दूसरे लेवल पे जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो इंडो ग्रीक्स या फिर फॉरेन जो इंटरमिंगलिंग हुई थी उससे भी आया था। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को ये पैटर्नाइज करने वाले हैं। और इंडो ग्रीक्स का अगर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। हालांकि एक बात यह है कि गांधारा, मथुरा और अमरावती, ये तीनों स्टाइल्स जो है वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सबसे पहले जो स्टाइल आती है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ही आती है। यहां पर ग्रीक टेक्निक्स लगाई जाती हैं और बुद्धिस्ट थीम के ऊपर या फिर बुद्धा की इमेजेस बनाई जाएंगी, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट बनाया जाएगा। इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो गजब की बात यह है कि ग्रीक गॉड्स जिस तरीके से दिखाए जाते थे, चाहे वीनस की बात कर लें या फिर हम बात करें पोसाइडन की, या फिर हम अपोलो की बात करें, जूस की बात करें, तो वो सारे भगवानों को बहुत ही मैस्कुलाइन दिखाया जाएगा, बॉडीली दिखाया जाएगा, बहुत ही बल्कि दिखाया जाएगा, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लगा के बुद्धा की इमेजेस बनाई जाती हैं। तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, बमियान और हड्डा, ये सारे इलाके होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में आपको मालूम है यहां पर भी काफी ज्यादा बुद्धा के गांधारा आर्ट से संबंधित आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं। कुछ ही दिन पहले, लगभग 2000 की बात है, 2000 में बामियान बुद्धा को तालिबान ने बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया था। तो जो बामियान बुद्धा है वो भी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का ही एक एग्जाम्पल है। ये उसी समय के बनाए गए थे। उसके अलावा बेगरम जो कश्मीर में है, ये भी इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है गांधारा टाइप ऑफ आर्ट की।
मस्कुलर बॉडी दिखाई जाएगी, दाढ़ी दिखाई जाएगी, मूछें दिखाई जाएंगी और उसके साथ में बुद्धा और बोधिसत्वा को इसी मैस्कुलिनिटी के साथ रिप्रेजेंट करा जाएगा। ग्रीक गॉड्स और भगवानों की भी जो स्क्रप्चर्स या इमेजेस हैं इस समय पर बनाई गई थी और उसको भी इसी स्टाइल में रिपोर्ट किया गया है, गांधारा स्टाइल में देखा गया है। स्टोन जो यूज करे जाएंगे वो होंगे आपके ग्रे सैंडस्टोन। रोमन इन्फ्लुएंस वाला जो इनका लबादा या फिर रोब होता था, जो आउटर रोब होगा उसको रोमन स्टाइल में देखा जाएगा। फेशियल इमेजेस और एंथ्रोमॉर्फिक या जो ह्यूमन फॉर्म है उसको भी ग्रीक गॉड्स के तौर पे दिखाया जाएगा, जैसे अपोलो जो मैंने आपको बताया, वीनस या ज़्यूस, उस तरीके से दिखाया जाता है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। अगर आप इसको देखें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि यहां पर देखिए आप, ये है गॉड अपोलो। अपोलो मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट से देखें तो सन गॉड। इस सन गॉड को अगर आप देखें, इनका फेस किस तरीके से दिखाया जा रहा है, मैस्कुलाइन दिखाया जाएगा, इनकी जॉ लाइन दिखाई जाएगी प्रॉपर तरीके से, एडम्स एप्पल दिखाया जाएगा, इनका जो रोब है ये ग्रीक स्टाइल का रोब होगा। आप देखिए रोब किस तरीके से है, और इसी तरीके की चीज यहां पर आप देखें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा के ऊपर बताई गई। पीछे हेलो देखें, बालों की स्टाइल देखें अगर आप, और फेशियल फीचर्स को देखें तो काफी मैस्कुलिनिटी दिखाने की कोशिश की है। एंथ्रोमॉर्फिक फीचर्स को काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, तवज्जो दी गई है, जो कि ग्रीक आर्ट है या फिर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में आपको मैं बता रहा था कि सिक्कों के बारे में, तो इंडो ग्रीक्स क्या करते हैं, एक तरफ भगवान होंगे, दूसरी तरफ राजा होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये सिक्के हैं, एक तरफ भगवान है और एक तरफ राजा है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं कहीं पर इंडियन गॉड्स को भी आप देखेंगे, इंडियन गॉड्स को भी डिपिक्ट करा गया है कॉइन्स में। तो इंडियन गॉड्स को भी डिपिक्ट करने का काम करा गया है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो इंद्र अपने हाथी पर बैठे हैं, ये डिपिक्शन एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो राजा है उनका डिपिक्शन है। इन सिक्कों में तारीखें भी लिखी हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है तारीखों के बारे में। तो ये जो सिक्के हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं, न्यूमिस्मैटिक सोर्स हो जाते हैं, जिससे आपको इतिहास के या फिर उस समय की जानकारी मिल जाती है। इंडो ग्रीक्स के जो समय था या फिर इनके आने से क्या फर्क पड़ा है या क्या सिग्निफिकेंस था, इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो जो पहले रूलर थे वो लेड के कॉइन्स को इशू करेंगे, फिर आगे जाके आप देखने वाले हैं सोने के कॉइन्स भी आ जाने वाले हैं। फिर आप देखते हैं इन सिक्कों के ऊपर ह्यूमन फिगर भी है और साथ में तारीख भी लिखी है, तो इससे और जानकारी मिल गई। फिर आपको इसके आगे क्या पता चलता है कि इमेजेस जो इंडियन डेटीज के बनाए जा रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे सिक्कों के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इंद्रदेव का आपको एक सिक्का देखने मिलता है। इसके साथ में आप देखें जो ड्रामा और प्ले हैं उनमें पर्दों का उपयोग करके ड्रामा और प्ले दिखाने का काम शुरू कर दिया गया। बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करेंगे और हिंदुइज्म को पैटर्नाइज करेंगे, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों जो धर्म है वो बढ़ने वाले हैं। मिलिंदपन हो या फिर जो मियंडर या फिर मिलिंद जो है वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, इसकी भी जानकारी मिलती है। और हेलोडोरस जो है वो लॉर्ड वसुदेव के लिए एक पिलर बनाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो हिंदुइज्म के साथ झुकाव रखते थे, कनेक्शन रखते थे। इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में हमें ये जानकारी हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म के बारे में मिलती है। ग्रीक इन्फ्लुएंस हुआ करता था स्कल्पचर्स के ऊपर, आर्ट के ऊपर, ये भी हमें पता चलता है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो डेवलप हुई उससे, क्योंकि बोधिसत्वा और बुद्धा के जो स्कल्पचर्स बनाए गए उनमें स्पष्ट रूप से ये झलक रहा था कि किस तरीके से जो एंथ्रोमॉर्फिक फीचर्स हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं, जो मुस्टाश है, जो बियर्ड है, जो बाल है, वो उसी तरीके के अपोलो या ज़्यूस जैसे दिखाए गए। अब हम बात करें इंडो ग्रीक्स के बाद जो दूसरे राजा या फिर दूसरे जो डायनेस्टी आती है, फॉरेन डायनेस्टी, वो है आपके इंडो पार्थियंस। इंडो पार्थियंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडो ग्रीक्स के बाद जो इंडो पार्थियंस आएंगे ये ईरानियन इलाके में, या फिर इनके जो नाम है वो ईरानियन नेम्स के साथ आने लगे। ये जो नए किंग्स आए ये एंड ऑफ 100 BCE की बात है, ईरानियन नेम्स के साथ किंग्स आएंगे, जैसे पहलवा ऑफ इंडो पार्थियंस जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का इलाका है, वहां ये अपना किंगडम बनाने वाले हैं, उस इलाके को कैप्चर करने वाले हैं। ये इलाका आप देखिए, पूरा जो इलाका है इसको आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं, ये पूरा इंडो पार्थियंस का इलाका था। तो पहले जहां इंडो ग्रीक्स थे अब वहां इंडो पार्थियंस आएंगे, रिप्लेस करा जाएगा। और इसमें गोंडो फर्न्स करके बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे, और गोंडो फर्न्स के राज के समय ही पर आप देखेंगे कि सेंट थॉमस आने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है सेंट थॉमस आते हैं और ये क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने का काम करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करने का काम करा जाता है गोंडो फर्न्स के राज के समय, जब सेंट थॉमस यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेंट थॉमस इंडिया किस राजा के समय पर आते हैं, तो वो इंडो पार्थियन राजा थे, गोंडो फर्न्स। आगे बढ़े तो यहां पर अब हम इंडो पार्थियंस के बाद देखते हैं सिंथियंस या साकास को। आपको हायरार्की याद रखनी है, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, फिर साका या सिंथियंस, और उसके बाद कुषाण आने वाले हैं। साकास को ही सिंथियंस कहते हैं, ये वेस्टर्न चाइना के इलाके से आते हैं। और पहले साका किंग जो है उनको मोगा या म्यूस कहा जाता है, जो कि 880 बिफोर कॉमन एरा पे आए थे, जो हमें इंस्क्रिप्शंस और जो सीरीज ऑफ कॉइन्स हैं उनसे जानकारी मिल जाती है।
मथुरा, उज्जैन, गिरनार, ये सारे जो थे वो साका के सेंटर ऑफ रूल हुआ करते थे। यहां पर ये इनके कंट्रोल एरियाज थे। ये सत्रपास के लेवल पर रूल करा करते थे। इन्होंने क्या किया, गवर्नर या महासत्रपास अपॉइंट कर दिए गए थे और छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके रूल करा करते थे। वेस्टर्न गंगा वैली के ऊपर इनका कंट्रोल होगा और सेंट्रल इंडिया, गुजरात के ऊपर भी इनका कंट्रोल होने वाला है। साकाज लगभग हमेशा ही सातवाहन से लड़ते रहते थे और डेक्कन रीजन के ऊपर हमेशा इनका प्रेशर बना रहता था। ये हमेशा एक्सपेंशन के भूखे थे और ये सातवाहन से हमेशा लड़ते रहेंगे। जो कि आप अगर गौतमीपुत्र सतकर्णी मूवी देखेंगे, हिंदी डब्ड भी मिल जाएगी आपको, तो उसमें भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि सातवाहन और साकाज के बीच में लड़ाई चलती रहती है। मैंने आपको बताया भी कि सतकर्णी के जो सक्सेसर थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी के, जो कि एक सातवाहन राजा हैं, उनके सक्सेसर कमजोर रहेंगे और जिनकी वजह से रुद्रदामन जो है, जो कि एक साका राजा है, वो उज्जैन को अपना सेंटर बनाएगा, एक्सपेंड कर लेगा मालवा के इलाके में, गुजरात के इलाके में। और बाद में आप देखने वाले हैं कि बाद में आप देखते हैं जब यज्ञसूत अलग करनी आते तो ये रुद्रदामन ने जो भी इलाका लिया था उसको वापस ले लेते। लेकिन उसके बाद यज्ञसूत अलग करने के बाद जो सक्सेसर आते हैं वो फिर से कमजोर होते हैं और इसके साथ में सतवाहनास खत्म और वक्टकास शुरू। रुद्रदामन के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। संस्कृत में ये इंस्क्रिप्शंस होने वाले हैं। हालांकि उस समय पर प्राकृत में इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, तो ये अपने आप में ही एक अनलाइकली चीज है कि संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस है और इससे भी हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है उस समय के राज की। रुद्रदामन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने जो एक सुदर्शन झील थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई के जो ब्रदर इन लॉ है उनके द्वारा बनाई गई थी, उसको ये साफ सफाई कराते हैं, उसको रिपेयर कराने का काम करते हैं इरिगेशन के लिए। तो हमने बात कर ली है इंडो ग्रीक्स की, इंडो पार्थियंस की। इंडो सिंथियंस का भी साम्राज्य देख लें, तक्षशिला का इलाका हो गया। यहाँ पर आप देखें सीगल, यहाँ मथुरा तक इनका एक्सपेंशन था, मतलब गुजरात के इलाकों में भी। और यहाँ पर देखिए वेस्टर्न सत्रप जो है उज्जैन, और इसको भी एक्सपेंड करके मालवा का इलाका, गुजरात का इलाका भी इनके हाथ में आ चुका था। ये मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो समय के साथ बदलाव आ रहे हैं, इनको नोटिस करने के लिए आपको मैप को फॉलो करते रहना होगा। आगे बढ़े, चर्चा को आगे बढ़ाएं तो जैसा मैंने आपको बताया कि रुद्रदामन जो है वो सुदर्शन झील की साफ सफाई कराएंगे, उसको रिपेयर कराएंगे, बढ़िया बनवाएंगे ताकि उससे इरिगेशन बेटर हो पाए, ताकि एग्रीकल्चर बेटर होगा और टैक्सेस बेटर मिलेंगे। तो चंद्रगुप्त के ब्रदर इन लॉ ने ये सुदर्शन झील बनवाई थी, जो हम मौर्य साम्राज्य में पढ़ चुके हैं। इसके साथ में आप देखें तो चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा रिपोर्ट करे जाते हैं इसी समय पर। वेस्टर्न इंडिया में आपको बहुत ज्यादा साका के समय के सिक्के मिलेंगे। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफी पैटर्नाइजेशन मिलने वाला है और इसके साथ में इंडियनाइजेशन भी हो जाता है। आप देखेंगे राजा जो है वो अपने आर्ट एंड कल्चर में इन्फ्लुएंस देखते हैं इंडियंस का, और वहां पर इंडियन स्टाइल में भी आपको चीजें देखने मिलेंगी, इंडियनाइजेशन हो जाता है। सांची, मथुरा और गांधारा इंपॉर्टेंट आर्ट के सेंटर्स के तौर पर डेवलप होते हैं। और जो किंग ऑफ उज्जैन है, जो उज्जैन के राजा थे, वो साकास को हराते हैं और टाइटल ले लेते हैं विक्रमादित्य का, और इसके साथ में ही विक्रम संवत को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एरा 58 कॉमन एरा से विक्रम संवत शुरू हो जाता है। साकास के बाद आते हैं कुशानास। कुशानास भी आप देखेंगे ये चाइना से आने वाले हैं। यूशचिश कहा जाता था अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, और ये भी चाइना से आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये रूल करने वाले हैं, जिसमें पुरुषपुर या पेशावर इनका कैपिटल होगा। कनिष्क एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं कुशाना डायनेस्टी के, और ये महायान बुद्धिज्म को या फिर विगर वीकल को फॉलो करते थे, जिसमें बुद्ध या बोधिसत्वा को इमेज फॉर्म में वर्शिप करा जाएगा। वेम, खड़प्सिस, हुविस्का और वसिस्का भी इंपॉर्टेंट कुशाना रूलर्स जो भारत पे राज करते हैं। फोर्थ, बुद्धिस्ट काउंसिल। हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पहले से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अजात शत्रु, फिर उसके बाद काल अशोक, फिर उसके बाद अशोक, और उसके बाद फाइनली कुशांस में आप कनिष्क को देखेंगे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय में होने वाली है। कुंडल वन बिहार कश्मीर में, और वसुमित्र इसको प्रेसाइड करेंगे, कनिष्क के राज में होगा, और अश्व घोष इसको वाइस प्रेसाइड करने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो कि महायान बुद्धिज्म की काउंसिल है। यहां पर टाइटल जो है ये देवपुत्र का टाइटल ले लिया जाता है कुशान के द्वारा, और पीक्ड हेलमेट पहनते हैं, ये नोकदार हेलमेट ये पहनने वाले। बुद्ध चरित्र जो बायोग्राफी है बुद्ध की, ये अश्वघोष के द्वारा कंपोज करी जाएगी पाटलिपुत्र में। साथ में नागार्जुन जो है वो मध्यम का फिलॉसफी या फिर शून्यवाद की फिलॉसफी देने वाले हैं कि अगर आप देखें टोटलिटी में हर चीज इल्यूजन है और हर चीज एंड में आके खत्म हो जाती है, तो इल्यूजन वाली जो कॉन्सेप्ट है वो देते हैं मध्यम का फिलॉसफी, नागार्जुन ही देते हैं महायान बुद्धिज्म का। नागार्जुन इसके साथ में आइडिया ऑफ रिलेटिविटी भी देते हैं, जिसकी वजह से इनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया के तौर पे भी जाना जाता है। तो आइडिया ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी नागार्जुन के द्वारा कुशाना में कनिष्क के समय पर, यह आपको याद रखना है। 78 कॉमन एरा की बात करें तो साका एरा यहीं पर फाउंड करा जाता है कनिष्क के द्वारा। जैसे आपने 58 कॉमन एरा में देखा कि विक्रम संवत होता है, उसी तरीके से 78 कॉमन एरा में शक एरा चालू करा जाता है कनिष्क के द्वारा।
गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स 22 से 23 कैरेट, आप समझ रहे हैं 24 कैरेट प्योरिटी होती है गोल्ड की। 100% प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, और 22 से 23 कैरेट इतनी प्योरिटी का गोल्ड, मतलब लगभग 92% के आसपास प्योरिटी का गोल्ड जो है इसके सिक्के बनाए जाते थे। जिसका मतलब यह है कि अच्छी खासी समृद्ध इनका साम्राज्य हुआ करता था, इकोनॉमी में बहुत ही सब बढ़िया सा होगा, सब चंगा सी होगा। सिल्क रूट के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल था। कुशाना को इसी चीज से बहुत फायदा मिलता था, क्योंकि व्यापार में आप देखें तो इकोनॉमिक सेंटर्स को या फिर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे अगर कंट्रोल होता है तो अच्छा खासा ऑक्ट्राई चुंगी नाका मिल जाता है, अच्छा खासा इनको एक्साइज मिलता होगा अगर ये सामान यहां से वहां इनके रास्तों से जाता होगा। अगर हम बात करें कि इनका जो आर्मी या फिर ये सारी जो रहन सहन की व्यवस्थाएं थी ये कैसी थी, सबसे पहले तो जो घोड़ा है उसके ऊपर सैडल डाला जाएगा, जीन डाली जाएगी। अब घोड़ा जो है, घोड़े की जो इस तरीके से अगर आपको घोड़े पे बैठना है तो ऐसा कुछ डाल दिया जाता है आपको, अगर आपने कभी देखा हो तो घुड़सवारी में ऐसा डाला जाएगा, और यहाँ पर पैर फंसाने की जगह होती है, वो जो है वो यूज करना चालू करते हैं, सैडल यूज करते हैं राइडर के लिए। आर्मर होगा, आर्मर वगैरह पहनेंगे, बख्तर बंद होंगे, पगड़ी बांधना शुरू करते हैं, ट्राउजर पहनेंगे, हेलमेट्स पहनेंगे, साथ में कोट जो है वो लंबा कोट होने वाला है, और कैवलरी तीरंदाजी भी बहुत बढ़िया हो जाती है। ये सारे कुशाना के कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि इसके बाद जो आगे राजा आएंगे वो सब भी इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी इनके कोर्ट में होंगे, जैसे परसवा, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक और मथुरा करके बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो कोर्ट में थे कुशाना के। सत्रप सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो एम्पायर है उसको 17 पीस में डिवाइडेड करा गया था, और ये सत्रप जो है इनको कंट्रोल करा करते थे। जैसे आप अकबर के समय पर मनसबदारी सिस्टम देखते हैं, इस तरीके का आप समझ सकते हैं। बुद्धिज्म भी इसी समय पर कोरिया और जापान तक पहुंचता है। तो कोरिया और जापान में किस समय पर बुद्धिज्म पहुंचता है, वो कुशान के राज में पहुंचता है। 3 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप होती है इसी समय पर। आप देखेंगे गांधारा स्कूल जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अमरावती स्कूल जो है वो आंध्रा के इलाके में, और मथुरा स्कूल जो है वो गंगा वैली या कैंजिस वैली में डेवलप होने वाली है। कुशाना पीरियड में अगर आप देखें तो जो गोल्डन पीरियड आने वाला है इसके बाद गुप्ता पीरियड का, तो उनके प्रेडिसेसर कुशाना थे, और कहीं ना कहीं कुशानस की कुछ एक्टिविटीज थी जिनका जो फायदा है वो गुप्ता पीरियड में गुप्ता रूलर्स को मिलने वाला है। संस्कृत जो है वो लिटरेचर में उपयोग होने लगी ज्यादा से ज्यादा, और साथ में संस्कृत का भी डेवलपमेंट होता है इसी समय पर। पहले जो ध्यान प्राकृत या पाली को दिया जा रहा था, अब वो पूरी तवज्जो और वो ध्यान संस्कृत को दिया जा रहा है, और संस्कृत में लिटरेचर डेवलप होने लगती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो भी संस्कृत में होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही कारण बन गया था बुद्धिज्म के डिक्लाइन का भी। धीरे धीरे बुद्धिज्म ने अपनी जो ओरिजिनलिटी है या फिर जो एक पेट्रोनाइजेशन था आम लोगों से, उसको खो दिया था, क्योंकि वो अब लैंग्वेज ऑफ एलिट्स में बात करने लगे थे, वो संस्कृत में बात कर रहे थे, और संस्कृत के साथ दिक्कत ये थी कि संस्कृत वॉज लैंग्वेज ऑफ एलिट। प्राकृत या पाली जो है वो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन होती थी, और वही चीज उनके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखी थी। उसी की वजह से बुद्धिज्म की फॉलोइंग थी। और अब जब संस्कृत ये शुरू कर देंगे और पाली और प्राकृत जैसी कॉमन लैंग्वेजेस या वर्नाकुलर या रीजनल लैंग्वेजेस को ये छोड़ देंगे, तो इससे धीरे धीरे आप देखने वाले हैं कि लोग जो हैं वो बुद्धिज्म का त्याग करने लगेंगे। बुद्धिज्म अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, और इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बुद्धिज्म अब हिंदुज्म का एक छोटा सेक्शन बन के रह जाएगा। क्योंकि महायान में जो मूर्ति पूजा हो रही है, एक समय ऐसा आएगा कि कह दिया जाएगा कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार हैं। तो इस तरीके से आप हिंदुइज्म के अंदर ही जो यूनिक आइडेंटिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ जाता है बुद्धिज्म। अब यहां पर कुशान का एम्पायर आप देख लें। कुशान का एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, और ये पूरा इलाका जो था मथुरा के आसपास का इलाका, ये पूरा आप देखें तो ये पूरा कुशान का इलाका हो गया। आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। हालांकि पाटलिपुत्र, विदिशा, ये सारे जो इलाके हैं ये अभी भी अलग बटे हुए थे। सातवाहनास का अभी भी एम्पायर है, पांड्यास जो होगा साउथ में है, चोला जो है वो साउथ में है। ये सारी चीजें आपको मैप के द्वारा देखते चलना है। मैंने आपसे 3 स्कूल ऑफ आर्ट की बात करी थी। हमने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट देख लिया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बुद्धा इस तरीके से सीटेड बुद्धा है, और इनका आप देखें जो है एक तो रोब है, जो कपड़ा है इनके ऊपर है, वो रोब को आप देख लें। बालों की जो चोटी जिसको उषा निशा कहते हैं उसको देखें, इस हेलो को देखें, तो इन सारी चीजों से आपको समझ में आएगा यहाँ पर एंथ्रोमॉर्फिक फीचर्स या फिर ह्यूमन फीचर्स, मुस्टाश या फिर दाढ़ी, बियर्ड, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मस्कुलर नहीं दिखाया जा रहा है बुद्धा को। यहाँ पर मथुरा स्टाइल में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होती, और यही मेजर डिफरेंस है गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल के अंदर। यहाँ पर ज्यादा एक सिंपल ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाएगा, मेडिटेटिंग पोस्चर में दिखाया जाएगा, लेकिन वहां जो अप्रोच था गांधारा स्कूल का उसमें बहुत ज्यादा मैनली, मैस्कुलाइन दिखाने की कोशिश करी जाती है, और जो ग्रीक गॉड्स थे उसी तरीके से बुद्धा को डिपिक्ट करा जाता है। बुद्धा थीम को भी ग्रीक गॉड्स के तौर पर बनाया जाता है। इसके बाद अमरावती स्कूल की बात करें तो अमरावती स्कूल में आप देख सकते हैं इस तरीके से बुद्धा को बनाया गया था। मार्बल वगैरह का भी यूज किया गया था बुद्धा की स्टैच्यूज बनाने के लिए। तो हमने 3 स्कूल्स के बारे में, गांधारा, मथुरा और अमरावती के बारे में समझा।
हालांकि ये इस तरीके का टॉपिक है जो आर्ट एंड कल्चर में आपको काफी विस्तार से और काफी गहराई से समझने की जरूरत है। टेबल फॉर्म में हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने पोस्ट मॉडर्न एरा में किस तरीके के चेंजेस थे इसके बारे में जाना। अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो हमने सबसे पहले बात की आपसे सुंगास की, सुंगास के बाद सातवाहनास की, सातवाहनास को रिप्लेस करके वक्टकास आ गए थे और ये कहानी जो है अलग चल रही थी। इसके साथ में हमने एक और बात समझी, फॉरेन जो इन्वेडर्स या फिर फॉरेन हम कहें साम्राज्यों की, तो इंडो ग्रीक्स आते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद आप देखते हैं पार्थियंस आएंगे, पार्थियंस के बाद आप सिंथियन या साकास को देखते हैं और साकास के बाद आप फाइनली देखने वाले हैं कुशानास को। और इन सब के साथ में हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को भी हमने देख लिया, सोसाइटी कैसी थी, और इकोनॉमी को भी देख लिया। जब 22 से 23 कैरेट के शुद्ध सोने के सिक्के बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी कुशानास के समय पर, और जिस चीज का फायदा आगे आके गुप्तास को मिलने वाला है जब गोल्डन एज आने वाली है। तो गोल्डन एज अगर मानी जाती है तो वो इसीलिए मानी जाती क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेडिसेसर्स थे उनने भी व्यवस्थाएं अच्छी बनाई थी। क्योंकि आपने देखा कि सुंगास जो थे वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रहे थे, कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्हें तैयार नहीं किया था। तो पुराने सिस्टम का ही एडवांटेज सुंगास को मिला, जिसकी वजह से उनका साम्राज्य अच्छा खासा चला। सबसे पहले पुष्यमित्र, फिर अग्निमित्र आते हैं और फिर वसुमित्र आते हैं और उसके बाद 7 और शुंग राजा आते हैं। सारी जानकारी हमने काफी विस्तार से जान ली है। अब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे जिसमें हम अपनी जो हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।